तो सोचिए जरा, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय है। बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल। मध्य एशिया का एक एकदम वीरान और पथरीला इलाका। वहां से यूनानियों का एक समूह गुजर रहा है और अचानक उनकी नजर कुछ अजीबोगरीब हड्डियों पर पड़ती है। और वो हड्डियां कोई आम हड्डियां तो थी नहीं। एकदम नहीं। वो इतनी विशाल और डरावनी थी कि उन लोगों ने बिना किसी विज्ञान के एक खौफनाक जीव की कल्पना कर ली। वो ग्रिफिन वाली कहानी, राइट? हाँ, बिल्कुल वही ग्रिफिन। उन्होंने सोचा कि ये कोई ऐसा जीव है जिसका आकार किसी बड़े भेड़िए जितना है, जो 4 पैरों पर चलता है, जिसकी एक भयानक चोंच है और पंजों में छुरे जैसे नाखून हैं। मतलब इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू मुझे ये लगता है कि उस प्राचीन और वीरान इलाके में उपजी इसी कल्पना ने इंसानी दिमाग में एक बीज बो दिया। किस तरह का बीज? वही जिससे बाद में उड़ने वाले और आग उगलने वाले ड्रैगन्स की अनगिनत कहानियां बनी। मतलब जब इंसान के पास विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान की समझ नहीं होती, तो वो पत्थरों में दबी हड्डियों को देखकर मिथक ही तो गढ़ता है। सही बात है। डायनासोरों के साथ हमारा पहला परिचय किसी लैब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी कहानियों और हमारे डर के जरिए हुआ था। बिल्कुल। और यहीं से आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत होती है। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो है डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना की बहुत ही शानदार किताब द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ डायनासोर्स। बहुत ही बेहतरीन किताब है। हाँ, और आज के इस चर्चा का जो मिशन है वो सिर्फ ये जानना नहीं है कि डायनासोर क्या थे। बचपन से ही हमने उनकी वो बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी हैं, टी-रेक्स और वो सब। बिल्कुल। पर आज हम ये समझेंगे कि उनका विकास कैसे हुआ, हमारी अपनी जमीन यानी भारतीय उपमहाद्वीप में उनका साम्राज्य कैसा था, और सबसे जरूरी बात, उनके महाविनाश की वो उलझी हुई कहानी क्या है। वो कहानी जिसे अक्सर बहुत ही साधारण तरीके से बता दिया जाता है कि बस एक उल्का पिंड आया और सब खत्म। एकदम सही। तो इस विकासवादी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायनासोर शब्द को समझना होगा। हाँ, इस शब्द का जन्म 1842 में हुआ था। पहली बार जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने इन विशालकाय जीवों को विज्ञान की दुनिया में एक आधिकारिक नाम दिया था। और ये नाम ग्रीक भाषा से आया है ना? बिल्कुल। ग्रीक शब्द ड्रोनस, जिसका मतलब है भयानक या शक्तिशाली, और सौरस यानी छिपकली। भयानक छिपकली। हाँ, इनका वजूद लगभग 25 करोड़ साल पहले मेसोजोइक युग की शुरुआत में पनपना शुरू हुआ और करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल के अंत तक ये धरती के राजा बने रहे। पर भयानक छिपकली नाम सुनने में तो बहुत खौफनाक लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा भ्रामक नहीं है? आप ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि डॉक्टर सक्सेना की किताब बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये आज की रेंगने वाली छिपकलियों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। अरे बिल्कुल नहीं, और यही एक बहुत अहम अंतर है। 1887-88 के आसपास हेनरी सीली नाम के वैज्ञानिक ने इनकी शारीरिक संरचना का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो चीज डायनासोरों को आम रेंगने वाले जीवों से अलग कर दी थी, वो थी उनके कूल्हे की हड्डी, यानी उनका पेल्विस। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप एक आम छिपकली या मगरमच्छ को चलते हुए देखें, तो उनके पैर शरीर के दोनों तरफ फैले होते हैं। हाँ, उनका पेट जमीन से रगड़ खाता हुआ चलता है। एकदम सही। लेकिन डायनासोरों के विकास में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। उनके कूल्हे की हड्डी में फीमर यानी जांग की हड्डी का सॉकेट इस तरह से फिट हो गया कि उनके पैर शरीर के ठीक नीचे आ गए। जैसे किसी इमारत के खंभे होते हैं? बिल्कुल वही, खम्भों की तरह। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वे अपने पैरों पर सीधे खड़े हो सकते थे। हाँ, और गुरुत्वाकर्षण का बेहतर तरीके से सामना कर सकते थे। मतलब जब कोई जीव अपना पेट जमीन से उठाकर सीधे पैरों पर चलता है, तो उसकी छाती और फेफड़ों पर वो दबाव नहीं पड़ता जो रेंगने पर पड़ता है। एग्जैक्टली। एक आम छिपकली जब तेजी से दौड़ती है, तो वो एक साथ दौड़ने और सांस लेने का काम नहीं कर सकती। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, लेकिन सीधे खड़े पैरों के कारण डायनासोर दौड़ते समय भी भरपूर ऑक्सीजन ले सकते थे। इसी वजह से उनका स्टैमिना एकदम बेजोड़ था। तो इस एक बदलाव ने उन्हें शिकार करने में सबसे आगे कर दिया। बिल्कुल, असीमित ऊर्जा मिल गई उन्हें। लेकिन सोचिए, इन छोटी छोटी जानकारियों को करोड़ों साल पुरानी चट्टानों से बाहर निकालना विज्ञान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सच में, किताब में बताया गया है कि जीवाश्मों की खोज सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं है। नहीं, ये तो किसी सर्जिकल ऑपरेशन जैसा है। पहले ग्रिड बनाकर नक्शा बनता है, फिर ब्रश से महीनों तक धूल साफ की जाती है।
इस पूरी प्रक्रिया को पढ़कर मुझे अस्पताल के इमरजेंसी रूम की याद आ गई। वो कैसे? मतलब जब किसी की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ा देते हैं ना, ताकि हड्डी हिले नहीं। हाँ, प्लास्टर लगा देते हैं। तो जीवाश्म विज्ञानी भी तो यही करते हैं। करोड़ों साल पुरानी वो हड्डी पत्थर बन चुकी होती है, लेकिन अंदर से बहुत नाजुक होती है। उसे लैब तक ले जाने के लिए उस पे प्लास्टर का ढांचा बनाया जाता है। सही कहा। अगर सफर के झटकों में वो टूट गई तो करोड़ों साल का इतिहास तो वहीं बिखर जाएगा। बिल्कुल। और उस प्लास्टर के साथ एक और काम होता है, हर एक परत की तस्वीर लेना। जब कंकाल को म्यूजियम में दोबारा जोड़ा जाता है तो उसे उसी मुद्रा में रखना जरूरी है जिस स्थिति में वो मिला था, क्योंकि वो मुद्रा हमें बताती है कि जीव की मौत कैसे हुई होगी। हाँ, या उसके आखिरी पलों में आसपास का माहौल कैसा रहा होगा। खैर, इसी ऊर्जा और सीधे खड़े होने की क्षमता ने उन्हें पूरी दुनिया में फैलने में मदद की, लेकिन जब वो फैले तो अलग अलग जगहों ने उन्हें बदला भी। आप हाइडेक द्वीप के डायनासोरों की बात कर रही हैं? हाँ, हम ही तो हमेशा गगनचुंबी इमारतों जितने विशाल डायनासोरों की ही कल्पना की है, लेकिन किताब में बौने डायनासोरों का जो जिक्र है वो विकासवाद का एक बहुत ही हैरान करने वाला हिस्सा है। रोमानिया का हटेक द्वीप, जीव विज्ञान में इसे आइलैंड ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ये क्रिटेशियस काल की बात है। हाँ, करीब 6.5 से 7 करोड़ साल पहले। हाँ, जब वो इलाका एक अलग थलग द्वीप बन गया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, विकासवाद किसी इतने विशाल जीव को अचानक छोटा कैसे कर सकता है? मतलब क्या ये ऐसा है कि अगर किसी जीव को एक छोटे कमरे में बंद कर दें तो उसकी नस्लें सिकुड़ जाएंगी? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। इसके पीछे का विज्ञान बहुत तार्किक है। इसे हमें संसाधनों के नजरिए से देखना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, मुख्य महाद्वीप पर एक विशाल डायनासोर को हर दिन हजारों किलो भोजन चाहिए, लेकिन हटेक जैसे छोटे द्वीप पर भोजन बहुत सीमित था। तो जब खाना कम हुआ तो बड़े वाले मरने लगे होंगे। बिल्कुल, जो सबसे विशालकाय थे वो भूख से मरने लगे, और यहीं से प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का खेल शुरू हुआ। मतलब अगर कोई डायनासोर जेनेटिक कारणों से थोड़ा छोटा पैदा हुआ तो उसे फायदा मिला। एकदम सही पकड़े आप। उसे जिंदा रहने के लिए कम खाने की जरूरत पड़ी। वो लंबे समय तक जिया, उसने प्रजनन किया और अपनी छोटा होने की जेनेटिक जानकारी अपनी अगली पीढ़ी को दे दी। तो लाखों सालों में भूख और जगह की कमी ने उस पूरी प्रजाति को ही छोटा कर दिया। जो कभी एक कमजोरी थी यानी छोटा होना, वही उस माहौल में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पर्यावरण किस तरह जीवों को ढालता है, इसका एक और शानदार उदाहरण मुझे स्पाइनोसॉरस की नई खोजों में दिखा। ओह, स्पाइनोसॉरस 2008 में मोरक्को में नज़ार इब्राहिम ने जो खोज की, उसने तो पूरा इतिहास ही पलट दिया। हाँ, पहले अर्नेस्ट स्ट्रोमर के नमूनों से हमें लगता था कि स्पाइनोसॉरस एक आम जमीन पर चलने वाला शिकारी था। पर इब्राहिम को मोरक्को में जो रीढ़ की हड्डी मिली वो 6 फुट लंबी थी, किसी नाव के रडार या पाल जैसी दिखती थी वो। और सिर्फ हड्डी लंबी नहीं थी, उन हड्डियों का घनत्व भी बहुत ज्यादा था, ठोस हड्डियां। और यहीं वो वैज्ञानिक क्रांति हुई। इस खोज ने साबित कर दिया कि स्पाइनोसॉरस सिर्फ जमीन पर नहीं रहता था। तो वो ठोस हड्डियां गोताखोरों के वजन वाली बेल्ट की तरह काम करती थीं। बिल्कुल, वो पानी में डूबने में मदद करती थीं, और वो जो नाव के पाल जैसी पीठ थी वो साफ बताती है कि स्पाइनोसॉरस एक अर्धजलीय जीव था। मतलब वो किसी विशाल मगरमच्छ की तरह नदियों में तैर सकता था और मछलियों का शिकार करता था। हाँ, तो डायनासोर्स ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, नदियों के अंदर भी अपना साम्राज्य बना लिया था। ये तो सच में अद्भुत है। और जब साम्राज्यों के विस्तार और भूगोल की बात हो ही रही है, तो हमारी अपनी जमीन यानी भारतीय उपमहाद्वीप की उस नाटकीय कहानी को कैसे भूल सकते हैं? भारत का भौगोलिक इतिहास तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सच में, आज हम जिस भारत को देखते हैं, करोड़ों साल पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। हिमालय का तो नामो निशान नहीं था। हाँ, भारत असल में अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। उस बड़े से सुपर कॉन्टिनेंट को गोंडवाना कहते थे। और फिर गोंडवाना से टूटकर भारत का एक द्वीप बनना और एशिया की तरफ उसका सफर शुरू होना। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल ने उसे गोंडवाना से अलग कर दिया। भारत एक तैरते हुए महाद्वीप की तरह 15 सेंटीमीटर हर साल की गति से उत्तर की ओर बढ़ने लगा। भूविज्ञान के हिसाब से 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तो बहुत तेज है ना? अरे, ये तो एक एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार जैसी है उनके लिए। और लाखों सालों तक भारत ऐसी समुद्र के बीच से गुजरता रहा जब तक कि वो एशिया से टकरा नहीं गया। और उसी भयंकर टकराव से हिमालय का जन्म हुआ। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत के इस एकांत सफर के दौरान उन घने जंगलों में हमारे अपने स्वदेशी डायनासोर्स पनप रहे थे। जी हाँ, मध्य भारत का वो हिस्सा जिसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात वो जीवाश्मों का एक खजाना है। किताब में बताया है कि दक्षिण भारत के जंगलों में जेनोसॉरस मेजर और कोटासॉरस जैसे बड़े शाकाहारी जीव बहुत पाए जाते थे। और सिर्फ शाकाहारी नहीं, शिकारियों का भी अपना खौफ था वहां। राजासोरस और इंडोसुकस जैसे भयानक मांसाहारी डायनासोर। राजासॉरस, जिसके सिर पर एक अनोखा सींग होता था। हाँ, ये शिकारी अपने 2 मजबूत पैरों पर दौड़ते थे और अपने छोटे हाथों से शिकार झपटते थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या? हॉलीवुड फिल्मों की वजह से आज हर बच्चा टी-रेक्स के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन राजासॉरस जो हमारी अपनी मिट्टी पर दौड़ता था उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ। पश्चिमी देशों में डायनासोरों को लेकर जो वैज्ञानिक उत्साह है वो भारत में विकसित नहीं हो पाया। किताब में ये भी तो लिखा है कि जिन इलाकों में आज भी डायनासोर के करोड़ों साल पुराने अंडे मिलते हैं, वहाँ के लोग अक्सर उन्हें साधारण पत्थर समझ लेते हैं। हाँ, और कई जगहों पर तो इन अंडों को देवी देवताओं का प्रतीक मानकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। आस्था और विज्ञान का ये टकराव सच में बहुत नुकसानदायक रहा है हमारी रिसर्च के लिए। खैर, भारत की ये यात्रा सिर्फ डायनासोरों के विकास तक सीमित नहीं थी। जब भारत एशिया की तरफ बढ़ रहा था तो डेक्कन ट्रैप्स के इलाके में भयंकर ज्वालामुखी फटने लगे। और ये ज्वालामुखी हमें सीधा उस महाविनाश की तरफ ले जाते हैं जिसने इन जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया। महाविनाश, जब भी ये शब्द आता है तो लोग अक्सर वो एक ही थ्योरी देते हैं कि अंतरिक्ष से एक बड़ा सा क्षुद्र ग्रह आया और सब खत्म हो गया। हाँ, या फिर कोई सुपरनोवा फट गया अंतरिक्ष में। लेकिन डॉक्टर सक्सेना की किताब इन आसान सिद्धांतों को पूरी तरह खारिज करती है। और बहुत ही तार्किक तरीके से खारिज करती है। अगर हम सुपरनोवा वाली थ्योरी को लें तो ठीक है, उससे भयंकर रेडिएशन पैदा होता है, लेकिन वो रेडिएशन उन जीवों को कैसे मार सकता है जो गहरे पानी में थे या जो गुफाओं में छिपे थे। बिल्कुल। और सिर्फ एक क्षुद्र ग्रह के टकराने वाली थ्योरी में भी एक बहुत बड़ा झोल है। वो डार्क विंटर वाला तर्क ना? हाँ, क्षुद्र ग्रह थ्योरी कहती है कि टक्कर के बाद इतनी धूल उड़ी कि सूरज छिप गया और महीनों तक घोर अंधेरा और कड़ाके की ठंड छा गई जिससे सब मारे गए। लेकिन जरा रुकिए, अंटार्कटिका में जो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं वो तो इस थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े कर देते हैं। कैसे? क्योंकि अगर अंटार्कटिका में डायनासोर रह रहे थे तो वह तो पहले से ही वहां की 3-4 महीने लंबी अंधेरी और बर्फीली सर्दियों के आदी थे। एकदम सही पॉइंट है ये। तो फिर सिर्फ क्षुद्र ग्रह से आई उस डार्क विंटर ने उन्हें कैसे मार दिया जो पहले से ही अंधेरे और ठंड में सरवाइव कर रहे थे? ये गणित को जंचता नहीं है। और इसका सीधा सा जवाब ये है कि महाविनाश कभी भी किसी एक घटना का नतीजा नहीं होता। ये कई चीजों का एक संयुक्त प्रभाव था। एक साथ कई हमले। जब मेक्सिको में वो क्षुद्र ग्रह गिरा, ठीक उसी समय भारत के डेक्कन ट्रैप्स में ज्वालामुखी चरम पर थे। धरती के अंदर से जहरीली गैसें और राख हवा में मिल रही थीं। और शायद उसी दौरान एक और उल्कापिंड भी गिरा था। मतलब हवा में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई होंगी कि तेजाब की बारिश होने लगी होगी। और इससे एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। धरती राख का मरुस्थल बन गई, सूरज की रोशनी रुकी तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया और पेड़ पौधे सबसे पहले खत्म हुए। हाँ, और जब जंगल खत्म हुए तो शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। उन्हें रोज का टन भर खाना चाहिए था, जो अब नहीं था। और शाकाहारियों के मरने से मांसाहारियों का भोजन छिन गया, पूरी फूड चेन ही ढह गई। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो बहुत उलझा हुआ है। अगर ज्वालामुखी फट रहे थे, हवा में जहर था और रेक्सोरस जैसे पहाड़ जितने ताकतवर जीव भूखे मर गए, तो मेंढक, कछुए और छोटे चूहे कैसे बच निकले? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब ये छोटे जीव तो पर्यावरण के बदलावों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं ना? उन्हें तो सबसे पहले मरना चाहिए था। इसका रहस्य उनके आकार और ऊर्जा की जरूरत में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, विशाल डायनासोर किसी बड़े इंजन वाले ट्रक की तरह थे, जिन्हें चलने के लिए लगातार बहुत सारा ईंधन चाहिए। और जब ईंधन खत्म हुआ तो ट्रक बंद हो गया। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ छोटे स्तनधारी या मेढक किसी छोटे बैटरी वाले खिलौने की तरह थे, जिन्हें बहुत कम ऊर्जा चाहिए थी। हाँ, कछुए और मेढक पानी की गहराई में चले गए जहां तापमान स्थिर था। चूहे जमीन के नीचे गहरे बिलों में छिप गए और वो कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते थे। सड़े गले पौधे, मरे हुए कीड़े और यहाँ तक कि मरे हुए डायनासोर भी। उनकी कम जरूरतें ही उनका हथियार बन गईं। तो मतलब सबसे बड़े संकट में ताकत नहीं, बल्कि लचीलापन ही सर्वाइवल की चाबी थी। एकदम सही। और इसी सर्वाइवल की कहानी से ये भ्रम भी टूट जाता है कि डायनासोर पूरी तरह से मिट गए थे। हाँ,
आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म यानी जो लंदन और जर्मनी में मिला था। करीब 14.5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। ये डायनासोर और आज के पक्षियों के बीच की सबसे साफ मिसिंग लिंक है। जिसके शरीर में डायनासोर जैसे दांत थे, लेकिन पूरी तरह से विकसित पंख भी थे। इसका मतलब ये है कि महाविनाश में सिर्फ वो विशाल डायनासोर मरे जो खुद को बदल नहीं पाए। कुछ ने अपना आकार छोटा किया, हड्डियां खोखली की और उड़ना सीख गए। तो तकनीकी रूप से आज आसमान में उड़ने वाला हर पक्षी एक एवियन डायनासोर ही है। बिल्कुल सत्य है ये। थेरोपोड डायनासोरों की एक शाखा ने खुद को ऐसा ढाला कि वे आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर सक्सेना की इस किताब ने डायनासोरों के विकास और विनाश को लेकर सच में हमारी आंखें खोल दी हैं। और इस सब पर बात करते हुए मन में एक बहुत ही गहरा विचार आता है। क्या? इंसान आज खुद को इस धरती का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव मानता है, पर हमारा इतिहास तो बस कुछ लाख सालों का है, जबकि उन डायनासोरों ने करीब 16 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर एक छत्र राज किया था। और प्रकृति के एक झटके ने उनका घमंड तोड़ दिया। और उस तबाही के बाद जिन छोटे बिलों में छिपने वाली चूहों जैसे जीवों ने राजपाट संभाला, वे हमारे पूर्वज थे। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है, अगर कल को जलवायु परिवर्तन या हमारे ही किसी आविष्कार से कोई नई डार्क विंटर छा जाती है, तो वो कौन सा छोटा नजरअंदाज किया गया जीव होगा जो आज दीवारों की दरारों में छिपा है और अगला शासक बनने का इंतजार कर रहा है? ये तो सच में डराने वाला विचार है ना? अगली बार जब भी कोई कबूतर आपके छज्जे पर आकर बैठे, तो बस ये सोचिएगा, आप 16 करोड़ साल पुराने उस लॉस्ट वर्ल्ड के जीते जागते गवाह को देख रहे हैं। प्रकृति के सामने कोई अजय नहीं है।